हेलो बच्चों, बीएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या है उसका जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका मैं तीसरा सवाल बताऊंगा आपको। तीसरा सवाल क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इससे पहले विधि में मैंने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना आपको बताया था, सवाल भी थे उसके, 2 सवाल कराए थे। अब ये देखो बिल्कुल आसान है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आसान है बिल्कुल। 12, 15, 21 इनका ज्ञात कर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। आपने छोटी क्लास में भी क्या होगा, 12 के गुणनखंड कर दो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 इकन 3, नहीं हो गए। 15 के कर दो, 3 पंजे 15। अभाज्य गुणनखंड जो किसी से भाग ना हो, ये गुणनखंड किसी से नहीं भाग हो रहे, इनकी किसी के साथ नहीं बनती, अपने से बने और एक से, और किसी से नहीं बनती। 21, 3 7 21, 7 इकन 7। तो क्या हो गया, 12 के गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको ऐसे भी लिख सके, 2 की घात 2 गुणा 3। पंद्रह के 3 गुणा 5, 17 21 के, सॉरी 21 के क्या हो गए, 3 गुणा 7। अब इनका ज्ञात करना एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग कर दे पूरा पूरा। है कोई संख्या जो तीनों में हो, देख रहा कोई? 3 3 3, तो ये हो गया इसका एचसीएफ, बिल्कुल आसान। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो हमने एचसीएफ लिया, ठीक है, वो ले लो। एचसीएफ ले लिया हमने, जो तो कॉमन है तीनों में से वो तो ले लो, ले लिया, तीनों में तो कॉमन है जो ले लिया। उसके बाद जो बचेगा वो सारा लेना है। 3 हमने एक बार ले लिया, तीनों में एक घात थी, अगर 3 की कोई बड़ी घात होती, 3 की घात 2 होती, वो लेना पड़ता हमको यहां से, ठीक है, ये ले लिया। अब जो बच रहा, क्या बच रहा, ये बच रहा, ये बच रहा, ये बच रहा, सारा लेंगे, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। थोड़ा सा आसान करो, ये 4 बच गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, ऐसे करो, इन दोनों गुणा कर लो, 7 21, इन दोनों कर लो, 5 चौक 20। गुणा आसान कर ली मैंने थोड़ी, गुणा आप कैसे भी कर लियो, 21 में ऐसे कर लियो, तो 21 दूनी 42, ठीक है, ये बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे 17 के गुणनखंड, 17 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटने की, आपको पता है, 17 इकन 17, 23 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटने की, 29 इंपोर्टेंट मान लो आप इसे, यह अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट रही, ठीक है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों को भाग करे, एक तो तीनों को आपस में तो कर नहीं देगी, किसी को भागिए, एक तो करेगा ही, तो एचसीएफ होगा 1, इसलिए इंपोर्टेंट है। अब निकालना एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, सारी लेनी, एक को तो क्या लिखो, 17 गुणा 23 गुणा 29, गुणा करके लिख दो, जो भी गुणा करके आएगा लिख देना। देखो 29 की 23 में गुणा, 3 नम 27 का 7 का 2, 3 दूनी 6 2 8 0, 2 नम 18, 2 दूनी 4 1 5, 7 8 8 16, ये आ गया। अब इसकी गुणा कर दो क्या मैं 17 में, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 7 6 42 42 4 46, 1 7 7 1 6 6 1 6 6, 9 7 13, 6 7 13, 12 13। भाई देखो कैलकुलेशन में गलती हो सके, अगर कोई गलती हो गया तो सॉरी, उम्मीद करता हूं ना हो, अगर गलती होगी कैलकुलेशन है, गुणा है, तो अगर जल्दी में कोई गलती होगी तो सॉरी, ठीक है। ये बिल्कुल आसान, 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, बिल्कुल आसान। 9 के 3 तिया 9, क्या लिखेंगे सर, 2 की घात 3, ऐसे लिखेंगे, 3 की घात 2, 25, 5 गुणा 5, चलिए ऐसे काट लेना इधर से, 5 का वर्ग। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ है कोई कॉमन, तीनों में है कुछ, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है, ईश्वर एक है, ठीक है, यहां भी एक है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 1, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट। अब निकालना है एलसीएम।
एलसीएम जो कॉमन नहीं है, पहले तो कॉमन वाला लेना, जो कॉमन वाला नहीं है फिर तो मैं सारा लेना आयो, सारा उठा लो। 8 गुणा 9 गुणा 25 गुणा इन तो इसका 8 9 72 पे 25 तक कर दो, ऐसे कर ली, ऐसे करो, 25 अट्ठे 200 गुणा 9, 9 दूनी 18। बिल्कुल आसान है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये इसका चौथा सवाल है। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना। तो आप समझ गए होंगे इनका क्या मतलब है। ये तो हमारे पास दो संख्याएं दे रखी, ये उनका मैस है दे रखा है एचसीएफ, हमें इनका लैस ज्ञात करना। ठीक है, संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, जो संख्याएं दे रखी, एक तो हमारे पास 306 है और 657। एचसीएफ कितना है इनका, मैस है कितना 9, और हमें ज्ञात करना एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का सूत्र है सीधा एलसीएम बराबर, मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना तो इनका गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल है उसके बटे में एचसीएफ आ जाएगा। संख्याओं का यहां लिख दो ऐसे, संख्याओं का जो दो संख्या है हमारे पास, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी, ये 306 गुणा 657, एचसीएफ कितना हमारे पास 9। अब 9 तो देखो ये कटेगी, 9 या 27 ये कट जाएगी, 9 या 27, 3 बज के 36, 9 चौक 36, आ गया 34 गुणा 657। क्या गुणा कर दो इसकी, 657 और 34 की गुणा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छंग 18 और 1 19, 3 13, 2 2 11 12। कैलकुलेशन में देख लेना आप, कैलकुलेशन ठीक है नहीं है, कैलकुलेशन वैसे उम्मीद है ठीक होगी, अगर नहीं है तो गुणा है, ये तो आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, एलसीएम इसका 306, 657, इसका आ गया हमारे पास 22,338, ये हमारे पास आंसर। इसके बाद का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना जाना, मैं करता हूं उसको। ये इसका 5वां सवाल है। 5वां सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेना। एक इसका एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी कराऊंगा। ये 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा क्योंकि है ही ऐसा, ठीक है ना, पर आपको मैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट नोट कराऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे जो एग्जाम्पल है वो भी है, ये भी आप इसे ध्यान से देखना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिनकी सहायता से हम वस्तु गिनते हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ये के लिए 6 की अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक तो आपको प्राकृत संख्या पता होना चाहिए, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है, इसका क्या मतलब है। प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, जिनकी सहायता से हम वस्तु को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कुछ होने में से, तो होने पर इसका जो इकाई का अंक है 0 पर समाप्त होने का मतलब है, 0 पर, यहां लिखेंगे 0 पर समाप्त होने का मतलब है हमारे पास इकाई का अंक हमारे पास 0 पर समाप्त होने का मतलब है हमारे पास इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, पहले दोबारा देखो, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 गिनती में जो हम गिनते हैं वस्तुएं, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, 1 2, 1 का प्रयोग करा, 2 का प्रयोग, मेरे फिंगर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 1 का प्रयोग करा, 2 का 3 का 4 का 5 का, ये होगी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये है, इसमें है एक में इसमें जो लगेगा 5 से विभाज्यता के लिए, अगर कोई भी संख्या 5 से भाग हो रही, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, अगर कोई संख्या हमें पता करनी है 5 से विभाज्य है, तो उस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, शर्त यही होनी चाहिए, उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, यह कह रहा 0 पर समाप्त होने का मतलब है, 0 पर समाप्त होने का अर्थ है उसका जो इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। कह रहा ना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त होने का मतलब है अगर n का मान मैं यहां 1 रखूं
या 2 रखूं या 3 रखूं या 4 रखूं, तो जो यो हल करके आएगा इसका जो इकाइकांक होगा वो 0 कह रहा है, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक चौथा पॉइंट क्या है, छह है ना, तो 6 क्या भाज्य गुणनखंड जो किसी से भाग ना हो, ये गुणनखंडों का गुणनफल है। वैसे 2 गुणा 3 इसके गुणनखंड यही होते हैं, गुणनखंडों का गुणनफल ही होता है। इसके 2 होते हैं भाज्य गुणनखंड, 2 किसी से नहीं भाग होता, स्वयं से 1 से 3 है। ठीक है, इसे करने से पहले ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, तभी ये सवाल होगा। अब ये कह रहा मतलब n के किसी मान के लिए 6 की अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब n का कोई ऐसा मान हो सके जो 6 की घात n में रखे और उसका इकाइकांक 0 आ जा। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे n का मान ही 6 के 1 रखे, n का मान 1 रखा, n का मान 2 रखूं 36 हो गया, n का मान 3 रखूं 6 का घन 216 हो गया। ऐसे ही अब तक चले जाएगा। मतलब कह रहा है ये जो इकाइकांक है, क्या n का कोई मान दुनिया में ऐसा भी है जिसे यहां रखने पर 6 की घात n में रखने पर जो इसका इकाइकांक वो 0 आ जाए। ठीक है, ये कह रहा है, ये दिखाना हमें। ठीक है, ये सत्य है बात या असत्य है, चलो हल करते हैं इसको। n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए 6 की घात n यदि 6 की घात n का इकाइकांक 0 होगा, अगर n का मान कुछ भी रख दो, यहां से मान लें हम n का मान किसी पर रखने पर अगर इकाइकांक हमारे पास 0 आ गया, तब 6 की घात n 5 से भी भाग होगी, पूरी भाग होगी। क्यों? क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिसका इकाइकांक 0 हो या 5 हो, तो 5 से जी मान लिया हमने इसका इकाइकांक 0 आ गया किसी n के मान पे, तो 5 से भी भाग होगी, क्योंकि 5 से वही संख्याएं भाग होती है थोड़ी है लिखना केवल होती है जिनका इकाई का अंक 0 या 5 हो। 0 या 5, 0 है तो भाग होगी। अब ये शर्त आ गई कि जब अगर इसका गुणनखंड 0, मतलब अगर ये n के किसी मान पर 0 है तो ये 5 से भाग होगी। अब इसके जब 5 से भाग होगी तो इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो उसमें गुणा में 5 भी होना चाहिए। जैसे 25 5 से भाग हो रही तो उसके गुणनखंड में क्या है, 5 गुणा 5। 30 5 से भाग हो रही तो 5 गुणा 6। जैसे 30 है, 30 5 से भाग हो रही तो 5 गुणा 6। अगर 25 5 से भाग हो रही 5 गुणा 6। अगर 90 5 से भाग हो रही 14 गुणा 5। तो गुणनफल में जब ये 5 जब इसका 0 आ गया इकाइकांक तो ये 5 से भाग होगी। जब ये 5 से भाग है तो इसके गुणनखंड करके देखो, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 में 5 नहीं है, यानी कि जो 5 है इसका भाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात 5 6 की घात n लिख दो का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड 5 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जब ये 5 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड यहां आ रहे हैं, अतः 6 की n 0 पर, इसका मतलब तो गलत है बात, इसका मतलब तो बात गलत है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, जब अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो 6 की n 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है। 6 की घात n 5 से विभाज्य
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड 5 नहीं है। इसलिए जब ये इसका भाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n में n का कोई भी मान ऐसा संभव नहीं है जिसको 6 की घात n में रखने पर उसका इकाइकांक 0 हो जाए। इसलिए 6 की घात n में n बराबर n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है जिसको 6 की घात n में रखने पर 6 की घात n का इकाई अंक 0 आ जाए। इसलिए ये इसकी बात क्या है? गलत है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में ये आ गया तो जो एग्जाम्पल है ना वो बिल्कुल आसान है। देखो मैं एग्जाम्पल ना यही कर दूंगा। एग्जाम्पल जो है बिल्कुल आसान है। यहां इसको करके मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया। बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। n के किसी मान के लिए 6 की घात n की जगह 4 की घात n लिखते हैं। वो एग्जाम्पल में 4 की घात कुछ भी हो आपके पास, 7 की घात आ जाए, 7 के गुणनखंड 7 गुणा 1 हो जाए, कुछ भी आ जाए इसकी जगह, आपको केवल लैंग्वेज ये लिखनी है, ठीक है। तो यहां से ये लिख दिया, ये तो सही, ये तो सेम रहेगा। 6 क्या भाज्य गुणनखंड की जगह 4 क्या भाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 4 क्या भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 होते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से 4 का मान यहां रख के 4, इसको भी रब कर रहा मैं, अगर यहाँ 4 की घात 1 4 आ जाएगा, n बराबर 2 पर 16, n बराबर 3 पर 16, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, यो अब जब किसके लिए बोल रहा, 4 की घात n या n का ऐसा मान है जो 4 की घात n में रखने पे वो 0 पे हो जा, वही बात है इसमें। ये देखो इसे आसानी से 4 की घात n लिखो, यहाँ 4 की घात n लिखो, और यहाँ इसके गुणनखंड 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2, 4 के यहाँ लिखो, 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, और यहाँ 4 लिखो। कहीं रहे तो नहीं गया, बस ये आपका सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कह रहा, बता दो एक बार, 4 की घात n मतलब n का कोई ऐसा मान है जिसमें 4 की घात n में रखने पर जो उसका इकाइकांक होगा वो 0 होने के नहीं, क्योंकि 4 के गुणनखंड जो होंगे, 4 के जो अगर 0 पर समाप्त होगी तो 5 उसके गुणा में 5 भी आएगा, 4 की गुणा में क्या आएगा 5 भी आएगा। परंतु 4 के गुणनखंड होते हैं हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 2 होते हैं, इसके गुणा में 5 भी होना चाहिए। इसलिए ये इसके गुणनफल में 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो ये 5 से भागनी है। जब ये 5 से भागनी है इसका मतलब इसका इकाइकांक 0 नहीं है। जब इसका इकाइकांक 0 नहीं है तो n का कोई ऐसा मान संभव नहीं है। बिल्कुल आसान है, आप इसे नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है बिल्कुल। अगर यहाँ कुछ भी संख्या आया है, मान लिया यहाँ से कोई संख्या आ गई 10 आ गया, 10 नहीं सॉरी, अगर यहाँ से मेरे पास आ गया 7 भी आ गया, 7 की घात n, तो 7 के गुणनखंड ही होंगे, ठीक है। अगर कुछ भी आया आपके पास जो 5 ना हो उसमें केवल, जैसे हमारे पास ये आ गया 18 भी आ गया, तो 6 या 2 या 6 या 18, तो आप आसानी से कर सकते हो। केवल आपको मेथड पता होना चाहिए, आप कोई भी सवाल आसानी से हल करते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसका छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 वह 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या बताया मैंने, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य कौन सी होती है, जो अपने से और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग हो जाए वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। हमें ये दिखाना ये अपने से और एक के अलावा किसी और से भी भाग हो रही, तो वो गणित की जो आधारभूत परमें है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। ये 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, इसमें तो मैंने दोनों में तो क्या कॉमन है, 2 पद हो गए, एक पद ये, दोनों में तो हम 13 कॉमन ले लिया, बाहर रख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, 7 गुणा 11 जमा 1, 11 7 77 और 1 78, 78 हो गया। अगर 78 के गुणनखंड करेंगे 2 ते काटो, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 ते कटेगा, 3 गन 3, 3 तिया 9, फिर 13 से, यह भाज्य संख्या। तो जो इसके गुणनखंड हो गए, इसके 78 की जगह 2 गुणा 3 गुणा 13, 13 एक ही हो रहा, 13 2 बार है, 13 की घात 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए, यानी कि ये संख्या 13 से भी भाग हो जाएगी, 2 से भी भाग हो जाएगी और ये
3 से भी भाग हो जाएगी। जब ये भाग हो जाएगी तो गणित की आधारभूत जो परमेय है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, ये भाज्य संख्या होती है। परमेय क्या थी वो गणित की आधारभूत परमेय, मैंने पहली वीडियो में बताया गणित की आधारभूत परमेय क्या है। अगर कोई भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्याओं के मतलब अभाज्य गुणनखंड होते हैं पर वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या किसके अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है ये है, इसमें भी, इसमें देखो ये इतना पोर्शन गुणा में दे रखा है, ये प्लस में, तो मैंने इसमें 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 कॉमन ले लिया, जो बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा यहाँ 5 था, 5 कॉमन ले लिया, 1 बचेगा, ठीक है। तो इनके आपस में गुणा करेंगे, गुणा करके मैंने लिख दिया पहले 1008 आ गया, और इसे जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा, ठीक है। शायद इसके अभाज्य गुणनखंड ना हो, ये इसके ना हो, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कम से कम 2 तो आ रहे हैं हमारे पास। तो ये भी देखो, इस संख्या को ये संख्या भी भाग कर देगी, ये भी इस संख्या को 5 भी भाग कर देगी, 1009 भी, इसलिए क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड 5 भी हो गए और 1009 भी हो गए, इसलिए गणित के आधारभूत परमेय से ये भाज्य संख्या है। क्लियर। अब लास्ट सवाल रह गया, करते हैं उसको। ये थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट सवाल है 7वां, मैं पढ़ के बता रहा आपको। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ ये रास्ता है, ये पथ है, रास्ता। सोनिया यहां से चली, एक चक्कर लगाया उसने, एक चक्कर सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो कितना समय लग रहा, 18 मिनट लग रही है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे। तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद वे एक ही समय, नहीं, मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब प्रारंभिक स्थान का मतलब है जहां से वो चले थे वहीं मिलेंगे। ये सोनिया है, ये रवि है, इसको तो लग रहे 18 मिनट, एक पूरा चक्कर मान ले दोनों इधर से चल ले, और इसको लग रहे 12 मिनट। एक ही जगह से चल ले, जो स्थान है जहां से चल ले, एक ही स्थान से चल ले, एक ही समय में चल ले, ठीक है। ऐसे चक्कर लगाना शुरू करा, चाहे आप ऐसे ले लो। तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो यह लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय, कितना समय भाई, एक 18 मिनट, MIN। उसके बाद रवि है, रवि द्वारा एक पूरा चक्कर तय करने में लगा समय यह 12 मिनट। वो कह रहा एक ही समय शुरू करा दोनों ने, एक ही साइड भाग रहे, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद मैं एक दूसरे से मिलेंगे, उसी स्थान पर मिलेंगे, यहां मिलेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये 18 है, 18 के अपवर्त्य निकाल लो, अपवर्त्य का मतलब 18 का पाड़ा लिख दो, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 9 162, 18 10 180, और भी लिख सको, 198 भी लिख सको, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 12 के लिखो, 12 के 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 92 108, 12 10 120, 132, 144, 166, 66 ही आएगा, हाँ नहीं 156, सॉरी, ऐसे अब तक चले जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का तरीका भी है, एचसीएफ निकालने का तरीका है। अब देखो इसमें यहां से ये 18 का मल्टीपल है और ये है 12 का, ये 18 के अपवर्त्य है, ये 12 के अपवर्त्य है। इनमें देख लो दोनों में कॉमन क्या है, 18, ये नहीं है, सबसे पहले ये आ रहा, देखो उसके बाद भी होंगे वैसे, जैसे 72 आ रहा, और भी कॉमन देखो 108 है। तो सबसे पहले वह 36 मिनट बाद मिलेंगे, सबसे पहले, फिर दूसरी बार में 72 मिनट बाद मिलेंगे, तीसरी बार में 108 मिनट बाद मिलेंगे। 36 का पाड़ा चलता रहेगा, 36 दूनी 72, 36 3 108, 36 चौका 144। तो क्या लिखेंगे यहां,
अतः रवि व सोनिया उन्हें उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। एक चक्कर काटेंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे, दूसरे फिर दोबारा चक्कर काटेंगे तो कितने मिनट बाद मिले 72। तो इसका आंसर ये रहा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें